हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं हर एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो एनिमल टिश्यू से रिलेटेड है और जो आपके एग्जाम में आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिमल टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू है आपका एपिथेलियल टिश्यू। तो जानते हैं एपिथेलियल टिश्यू काम क्या करता है, क्या फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू का। पहला फंक्शन है कवरिंग का। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर एक कवरिंग फॉर्म करता है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। साथ में इसके और भी काम है जैसे कि प्रोटेक्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना, सीक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। ये हो गया आपका फंक्शन। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पे, यानी कि बनावट कैसी होती है। मेन पॉइंट आपको पहला पॉइंट जो है आपका पहला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से रिलेटेड उसी अगर आप वो याद कर लेंगे तो आपको बाकी के दो अपने आप याद हो जाएंगे। पहला है कंटिन्यूअस शीट है। क्या मतलब होता है कंटिन्यूअस शीट का, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। आइए चलिए कंटिन्यूअस शीट को एक बार विजुअलाइजेशन करते हैं। ये जो है, ये जो आप देख पा रहे हैं, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। जी हाँ दोस्तों, एपिथेलियल टिश्यू आपका कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें जो आपके ब्लैक डॉट्स हैं वो आपका न्यूक्लियस है, और जो आपके ये जो कॉलम्स बने हुए हैं ये आपके सेल्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहा है कि जो स्ट्रक्चर वे में एक कंटिन्यूअस होंगे। कंटिन्यूअस यानी कि आप देख सकते हैं एक सेल है, उसके बाद तो लगातार ही दूसरा सेल है, फिर दूसरा सेल, फिर दूसरा सेल। कोई भी एक्स्ट्रा चीज जैसे कि कह सकते हैं हम लोग इंटरसेल्युलर स्पेसेस, इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है, या किसी भी तरीके का डिपोजिशन वगैरह नहीं है। लगातार बस एक सेल है, उसके बाद दूसरा सेल, तीसरा सेल, लगातार है। तो हम इससे कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस शीट है। और दूसरा, इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती, और जब इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है यानी कि वो बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ पैक्ड है, तो यानी कि वो टाइटली पैक्ड है। यहाँ पर आपका एपिथेलियल टिश्यू का पूरा डायग्राम दे रखा है, जिसमें से आपको दो चीज पता है कि ये आपके सेल्स हैं और ये आपका न्यूक्लियस है। ये दो टर्म आपके लिए नए हैं, तो आइए उन्हें समझते हैं। ये जितने भी सेल्स हैं ये बेस से कनेक्टेड है, और इस बेस का नाम है बेस मेम्ब्रेन। क्या नाम है, बेस मेम्ब्रेन। नीचे की तरफ है, बेस की तरफ है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया बेस मेम्ब्रेन। दूसरा है आपका सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल क्या है, आपने देखा होगा जब भी कोई घर बनता है या किसी फॉर एग्जांपल अगर कोई दीवार बन रही है तो उसमें आपकी ईंटें यूज होती हैं, और ईंटों को एक दूसरे से जोड़ के रखने के लिए सीमेंट का यूज होता है। तो सेम यहाँ पर सेल्स के बीच में भी सीमेंटिंग मटेरियल मौजूद होता है, जो सेल को एक दूसरे के साथ टाइटली चिपका कर रखता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम में सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, यानी कि एक टिश्यू में जो सेल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं। पहला आता है आपका सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। आप नाम से समझ सकते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि इसके कोई नखरे नहीं होंगे, ये बिल्कुल सिंपल होगा। सिंपल यानी कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है ये एक सिंगल लेयर ऑफ सेल का है, यानी कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का है। इसमें आपकी जो नीचे है वो आपकी बेस मटेरियल है, और जो आपका स्टिकी लाइक सब्सटेंस है वो आपका सीमेंटिंग मटेरियल है। दूसरा आता है आपका थोड़ा स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू को बच्चों को अक्सर ये नाम याद नहीं होता। कौन क्या नाम है इसका, क्या नाम का रखा है इसका, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो बच्चों देखो, इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक जानने से पहले आइए जानते हैं होते क्या है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू यानी कि मल्टी लेयर ऑफ सेल्स, यानी कि आप देख सकते हैं जो यही है इसका डायग्राम है मल्टी लेयर ऑफ सेल्स का, यानी कि एक लेयर की सेल होगी, फिर उसके ऊपर और सेल्स ऐसे मल्टी लेयर ऑफ सेल्स होगी। यहाँ पर क्या था, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स थी इसलिए उनको सिंपल कर रख दिया। यहाँ पर मल्टी लेयर है, यानी कि पहले आपने घर देखे ना, मल्टी स्टोरेज जो हाउस होते हैं, पहले एक मंजिल, फिर दो मंजिल, फिर तीन मंजिल। अब क्या होता है, ट्रिक क्या है, ध्यान सुनिएगा। थोड़ी हो सकता है लॉजिकल ट्रिक है, लेकिन हाँ आप हो सकता है आपको काम कर जाए। स्ट्रेटिफाइड को याद करने का ट्रिक है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कई घर मल्टी स्टोरेज होते हैं, यानी कि अलग अलग मंजिल के होते हैं, तो उन मंजिलों को ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं। सीढ़ियां को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब जब मल्टी लेयर है, यानी कि एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, तो वैसे ही आप स्टेयर केस से याद कर सकते हैं। स्टेयर स्ट्रेटिफाइड, स्टेयर स्ट्रेटिफाइड, स्टेयर स्ट्रेटिफाइड। आई बात समझ में, यानी कि अगर एक पूछे कि कौन सा एपिथेलियम टिश्यू जिसकी मल्टी लेयर ऑफ सेल्स है, वो है आपका स्ट्रेटिफाइड।
ध्यान समझिएगा, स्टेयर जब ज्यादा मंजिल होंगी तभी आपके यहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। स्टेयर से आगे आपका स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, चलिए तो चलिए अब पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इससे पहले पढ़ा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इसमें कई टिश्यूज आते हैं, कई तरीके के एपिथेलियम टिश्यूज आते हैं, जैसे कि स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड कॉलमनार। तो चलिए सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ध्यान सुन लीजिए, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। आपको बस ये शब्द याद कर लेना है, आपको बस इतनी सी मेहनत करनी है, बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो मैं याद करवाऊंगा। देखिए, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। जो उसके सेल्स होते हैं वो ये 3 क्राइटेरिया फॉलो करते हैं कि जो उसके सेल्स होंगे स्क्वैमस एपिथेलियम के, वो थिन, फ्लैट और इररेगुलर के होंगे। क्या मतलब? थिन यानी कि पतले, फ्लैट यानी कि चपटे हुए एकदम फ्लैट, और इरेगुलर यानी कि कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा, वो इरेगुलर शेप एंड साइज के होंगे। थिन, फ्लैट एंड इरेगुलर सेल्स। अब बात आती है फंक्शन के बारे में कि भैया इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है दे फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग। डेलिकेट लाइनिंग क्या मतलब हुआ? डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, नाजुक यानी कि विच इज नॉट वेरी हार्ड। हम यहाँ पर डेलिकेट का एक और मतलब समझ सकते हैं, जो आपने पढ़ा कहीं ना कहीं सुना होगा, वो है फ्रेजाइल। लेकिन अगर आपके एग्जाम में लिखने को आता है तो आप डेलिकेट ही लिखिए, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यही टर्म आपके एनसीईआरटी में यूज हुआ है। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू थिन, फ्लैट, इरेगुलर सेल्स होते हैं। फंक्शन होता है कि दे फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग यानी कि नाजुक लाइनिंग बनाते हैं। अब बात आती है लोकेशन की। ध्यान समझिए, एनिमल टिश्यू में जितने भी मैं टिश्यू आपको बताऊं उसकी लोकेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में लोकेशन ही आपसे पूछ लेते हैं ज्यादातर। तो स्क्वैमस एपिथेलियम की लोकेशन याद करने की ट्रिक क्या है? ध्यान से देख लो, बहुत आराम से ट्रिक है। कोई भी पूछे कि भैया स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, तो उसके सामने करना है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ध्यान से देखिए, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू आपको अपनी बॉडी में 4 जगह टैप करना है। कहां पे? एक यहाँ पे, एक गले पे, एक यहाँ पे और एक अपने हाथ पे। क्या हुआ? एक एक करके समझते हैं। आपने अपने सबसे पहले कहाँ टैप करा? गाल पे। यानी कि ये जो आपके गाल होता है, गाल के अंदर जो लेयर होती है, ये जो है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू वहां पाया जाता है। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में। ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। हमारा सीरीज क्या चल रही थी? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहला हमारा हो चुका है। दूसरा मैं कहां पे टैप कर रहा हूं? गले पे। गले पे यहां पर क्या होता है? ईसोफेगस। क्या होता है यहां पे? ईसोफेगस। बहुत लंबा शब्द है भैया, याद नहीं हो रहा। ईसोफेगस। अरे भैया ये हाथ से देखो, पढ़ा होगा ये शब्द, तो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। फूड पाइप। जी हाँ, फूड पाइप यानी कि वो एक तरीके का पाइप है जहां से आपका जो आप सटकते हैं खाना, वो आपके पेट में जाता है। यानी कि अब तक हमने दो जगह पढ़ ली जहां पर स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है, वहां पे इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में 1 और ईसोफेगस में यानी कि आपका गला। तीसरा क्या है आपका? 1 2 3 चेस्ट के नीचे क्या है आपका? लंग्स। तो जो लंग्स है ना, लंग्स के एल्वेलाई में होते हैं। और तीसरा मैं यहाँ टैप कर रहा हूँ। यहाँ टैप करने का मतलब ये नहीं है कि वो हाथ में होते हैं। यहाँ टैप करने का मतलब है जो आपकी ब्लड है, जो आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, उसमें जो वहां के ब्लड वेसल्स होते हैं वहां पे होता है। कहां पे होता है? ब्लड वेसल्स। हो सकता है कि आपको लास्ट वाला थोड़ा सा अलग सा लगे कि मैं हाथ पे टैप कर रहा हूं, लेकिन आप उससे ब्लड से आप उसका रिलेशनशिप लीजिएगा। आई बात समझ? 4 जगह पाया जाता है, चारों जगह बता दी आपको कैसे याद करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ, लाइनिंग ऑफ माउथ, ईसोफेगस, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स।
चलिए दूसरी तरीके का एपिथेलियम टिश्यू पढ़ते हैं, जो कि है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो इसके इस टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो क्यूब लाइक शेप के होंगे। कैसे? क्यूब लाइक शेप के होंगे क्या इसके सेल्स। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि है मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपका मैकेनिकल सपोर्ट करता है। दूसरा है आपका एब्जॉर्प्शन भी करता है। थर्ड चीज है सीक्रेशन। इस चीज को थोड़ा सा समझने वाला है। क्या? ध्यान से देखिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जब भी सीक्रेट करे, क्या सीक्रेट करेगा? कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, हार्मोन्स हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं। यानी कि जब भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम सीक्रेशन कर रहा है किसी सब्सटेंस का, which means कि वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से थोड़ा सा उठ गया है, थोड़ा सा मींस अपने आप को अपग्रेड कर दिया है। और अपग्रेड करने के बाद वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ध्यान से देखिए, वो कहलाता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू। आपने अपनी 8th क्लास में ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा होगा। ग्लैंड्स क्या होता है एक्चुअली में? ग्लैंड्स यानी कि वो ऑर्गन्स जो सीक्रेट करें, जो हार्मोन सीक्रेट करें, किसी तरीके का केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करें। तो यहाँ से आप लोग वहां पर थोड़ा सा रिलेशनशिप बिठा सकते हैं कि अगर एपिथेलियम, कोई एपिथेलियम टिश्यू जो सीक्रेट कर रहा है तो वो आपका कहलाएगा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। अब बात करते हैं लोकेशन की बारे में क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है किडनी तो सबको पता है। किडनी की एक फंक्शनल यूनिट होती है। ये काफी बेसिक क्वेश्चन है साइंस का कि किडनी की, आपसे कोई पूछ सकता है या फिर एग्जाम में आ सकता है किसी कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम्स में कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट है आपकी नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में भी एक चीज होती है जिसका नाम है टिब्यूल्स। क्या नाम है? टिब्यूल्स। एक बार आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। क्या नाम है? टिब्यूल्स। यानी कि किडनी के नेफ्रॉन के टिब्यूल्स में होता है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। किडनी के नेफ्रॉन के टिब्यूल्स में होता है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दूसरा होता है आपका डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। आपको बोलते बोलते आपका सलाइवा बनता है ना, तो वही डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं थर्ड तरीके का एपिथेलियम टिश्यू। थर्ड तरीके का आपका आता है कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। ध्यान सुनिए, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू ये थोड़ा सा कह सकते हैं यूनिक है। इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या है? जो कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू होता है, जो उसके सेल्स होते हैं, ध्यान देखिए, जो उसके सेल्स होते हैं वो पिलर लाइक होते हैं। पिलर लाइक का क्या मतलब हुआ? पिलर लाइक का मतलब हुआ लॉन्ग होते हैं, बड़े हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है ये आपका कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू का है। आएगा समझ? यानी कि जो इसके सेल्स हैं वो पिलर लाइक सेल्स हैं। अब इसमें आपको एक और चीज नोट करने वाली है कि जो आपका कॉलमनार है, इस कॉलमनार का ही मतलब होता है अपने आप में पिलर। ये आपका हो सकता है एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, उसमें लिखा है कि जो कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू है उसमें कॉलमनार का मतलब होता है पिलर लाइक। तो आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिप्रेजेंट्स द पिलर लाइक सब्सटेंस। तो पिलर यानी कि पिलर, कॉलमनार पिलर हम कह सकते हैं CP, कॉलमनार पिलर लाइक, कॉलमनार पिलर। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियस टुवर्ड्स बेस। यानी कि आप देख सकते हैं इसके डायग्राम में जो आपका ये न्यूक्लियस है वो टुवर्ड्स बेस होगा। यानी कि जो नीचे बेस मेम्ब्रेन है ना, उस बेस के पास होगा। कई सारे एपिथेलियम टिश्यू में जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में होता है, बीच के अराउंड होता है, लेकिन यहाँ पर बेस की तरफ होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है कि बताओ आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कौन सा तरीके का टिश्यू है। अब बात आती है फंक्शन की। भैया इसका बस फंक्शन याद कर लो, सिर्फ फंक्शन याद कर लो, लोकेशन आप अपने आप लिख आओगे। आपको याद नहीं होगा, आपने पढ़ा भी नहीं होगा, आप लोकेशन अपने आप लिख आओगे कि इसका लोकेशन ये होगी। तो आइए देखते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन है इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ
फूड फूड का एब्जॉर्प्शन करता है। अब ध्यान दीजिए आपकी बॉडी में जो फूड है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बस जो लोकेशन क्या होगी फिर इसकी कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू की? कोलमनार एपिथेलियम की टिश्यू की लोकेशन होगी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसकी भी एक फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे किडनी की थी, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शनल यूनिट क्या है? विलाई। क्या? विलाई। VILLI, विलाई। तो जो विलाई होती है ना, विलाई में होती है हमारी कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू का एक बड़ा भाई है, तो थोड़ा सा एक बार उसके बारे में समझते हैं। कौन है बड़ा भाई, कैसा है, क्या क्या चीजें होती हैं, आइए एक बार उसके बारे में जानते हैं। कोलमनार एपिथेलियम का जो बड़ा भाई है उसको कहते हैं हम लोग सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। क्या ध्यान सुनिएगा, कोलमनार एपिथेलियम का बड़ा भाई है, क्या नाम है? सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा पता है। सीलिएटेड दो बार लिख देता हूं। सीलिएटेड कोलमनार टिश्यू क्या होता है? ध्यान से देखिए, सब चीज सेम होती है, मतलब पिलर लाइक सेल्स भी है और न्यूक्लियस टुवर्ड्स बेस भी है। बस एक छोटी सी एक मॉडिफिकेशन कह सकते हैं होती है, या कह सकते हैं एक छोटी सी एक चीज होती है जो कोलमनार वालों में नहीं होती और सिर्फ इसमें होती है। क्या होती है? आइए वो देखते हैं। ये आपके नॉर्मल आपके कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। अब आप एक चीज दे सकते हैं, इसमें भी न्यूक्लियस टुवर्ड्स बेस है कोलमनार। अब ये ना ऊपर से जो इनका सर है वो टकले हैं, ये सर से ये टकले हैं, इनके बाल नहीं है। लेकिन जब कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू के बाल आ गए, जब कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू के ध्यान से देखिए बाल आ गए हैं। अब जो बाल वाले कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, उसको हम लोग सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू के नाम से जानते हैं। आई बात समझ? जैसे सी से पी था, यानी कोलमनार से पिलर लाइक, वैसे अब आ गया आपका सीलिएटेड का भैया मतलब यही होता है हेयर। तो हम इसके पिलर लाइक सेल्स हैं, इसके न्यूक्लियस टुवर्ड्स बेस है इसके, लेकिन बस एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, वो यही होती है कि दे हैव हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम क्या कहते हैं? सीलिया। क्या नाम दे दिया हमने उसको? सीलिया। आई बात समझ में? कोलमनार एपिथेलियम का बड़ा भाई सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। इसमें क्या होता है, जब कोलमनार एपिथेलियम के बाल उग जाते हैं, ध्यान सुनिए, जब कोलमनार एपिथेलियम के बाल उग जाते हैं, जब बाल वाले कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू कहलाते हैं। सीलिएटेड का मतलब होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन। अब बात आती है फंक्शन क्या होता है इसका? इसका फंक्शन होता है क्या? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस करवाती है ये, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। बाल है, बाल को ये यूं मूव, ऊपर कोई सब्सटेंस आ गया फॉर एग्जांपल, तो वो इसको आगे मूव करवाती है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि ये जो बाल है इसके, ये है सीलिया है, ये पूरा टिश्यू है, कौन सा? सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, और ये जो बाल है इसके, ये सीलिया है। अब आप इमेजिन करिए कि इसके ऊपर अगर कोई हम सब्सटेंस रखते हैं और फिर उसको हम ऐसे करें तो वो आगे मूव करेगा नहीं? करेगा। सेम वही चीज यहाँ पर होता है सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू में। तो हमने अब यहाँ पर सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे लोकेशन कि सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम यानी कोलमनार एपिथेलियम का बड़ा भाई कहाँ पाया जाता है। इसकी लोकेशन है, पहला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है फीमेल फैलोपियन ट्यूब, जो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब होती है वहां पर आपका सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम पाया जाता है।
चलिए हम एनिमल टिश्यू में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती हैं। मस्कुलर टिश्यू का काम होता है मूवमेंट और लोकोमोशन करना। मूवमेंट सबको पता है, आइए समझते हैं लोकोमोशन किसे कहते हैं। लोकोमोशन यानी कि अगर हम किसी एक जगह पर रहकर मूवमेंट करें, यानी कि आप प्लांट्स को देखते हैं, प्लांट्स अपनी जगह पे रह के मूवमेंट कर रहे हैं। कैसे? आप देखते हैं कि आपने कोई नया पौधा लगाया और वो कुछ दिनों बाद बड़ा हो गया, यानी कि वो पहले इतना था और वो इतना हो गया। तो जो इसको कहे, इस मूवमेंट को कहते हैं, वो आपकी कहलाती है लोकोमोशन। जो मस्कुलर टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू के सेल को मायोसाइट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपके एमसीक्यू में देख लिया जाता है, इसको याद रखिएगा। मस्कुलर टिश्यू के मसल सेल को, यानी मस्कुलर टिश्यू में जो मसल सेल है उसको मायोसाइट कहते हैं। मायोसाइट साथ में मिलकर फिर वही मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं और फिर मस्कुलर टिश्यू से हम हमारे पास मसल्स आती हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है आइए पढ़ लेते हैं। इलोंगेटेड सेल्स होते हैं मस्कुलर टिश्यू, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं यानी कि हल्के से लंबे सेल्स होते हैं। दूसरा इनको टिश्यू फॉर्मेशन की में जब इसके सेल्स आपस में पैरेलल अरेंज होते हैं, पैरेलल यानी कि ऐसे अरेंज होते हैं एक दूसरे के सामने फेस करते हुए, पैरेलल अरेंज में। अब मस्कुलर टिश्यू से एक बहुत ज्यादा कॉमन सवाल उठता है कि ये मूवमेंट है ये हो कैसे रही है, क्या मतलब ऐसा क्या हो रहा है जिससे मूवमेंट क्रिएट हो रही है। तो इसका आंसर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। भैया बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लिख के रख लो, इसके आगे स्टार बना दो, पूरी गैलेक्सी बना दो, जय माता भी लिख दो। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्चुअली में जितने भी हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। दो तरीके के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, एक तो होता है मायोसिन और दूसरा होता है एक्टिन। मायोसिन और एक्टिन ये दोनों आपस में आकर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फॉर्म करते हैं और इन्हीं दोनों प्रोटीन की वजह से हमारा मूवमेंट कॉज होता है। आई बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू में। दोस्तों ये चीज होती है जहां पर बच्चों को होती है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन। अगर उन्हें कंफ्यूजन नहीं होती तो उन्हें ये तीनों चीजें याद नहीं रहती हैं। तो आइए एक एक चीज को बहुत ध्यान समझते हैं और जल्दी पढ़ते हैं। पहला है आपका स्ट्राइटेड, स्ट्रिप, स्केलेटल एंड वॉलेंटरी। क्या मतलब हुआ देखते हैं। देखिए मस्कुलर टिश्यू तीन तरीके की होती है और तीन में से दो के सिनोनियम्स होते हैं। क्या होते हैं? सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची। अब जो स्ट्राइटेड वाली मस्कुलर टिश्यू है, स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू को हम इन तीन नामों से और जानते हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्राइटेड का क्या मतलब होता है, उनकी जो टिश्यू होगा उसमें स्ट्राइटेड होगी, यानी कि हम कह सकते हैं स्ट्रिप टाइप कुछ क्या कहते हैं लाइनिंग्स होंगी उसमें। तो उसको हम पहला टाइप होता है वो होता है स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड को हम स्ट्रिप्ड भी कहते हैं। स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू या हम कह सकते हैं स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू बोन से कनेक्टेड होती हैं। ध्यान रखना, बोन से कनेक्टेड होती हैं। तो बोन्स जब भी मूव करती हैं तो उसमें जो भी मस्कुलर टिश्यू इन्वॉल्व होती है वो स्ट्राइटेड होती है। क्योंकि ये मसल से कनेक्टेड है तो इसलिए इसको नाम दिया गया स्केलेटल। हमेशा ये क्या कहते हैं एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड टू द बोन्स, विच मसल इज कनेक्टेड टू द बोन्स। ऑप्शंस दे देंगे आपको। ऑप्शंस मस्कुलर टिश्यू के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आते हैं। हर आंसर लगता है कि हाँ ये सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और लास्ट में आता है वॉलेंटरी मस्कुलर टिश्यू यानी कि कंट्रोल। हम इन वाली मस्कुलर टिश्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारा मन हो हम उसको रोक सकते हैं कि अब मुझे इसका मूवमेंट करवाना है नहीं करवाना। आई बात समझ में? स्ट्राइटेड, स्ट्रिप्ड, स्केलेटल, वॉलेंटरी। आई चलते हैं, जो आगे वाली है ना वो इसकी जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ इसमें स्ट्राइटेड होती है, इसमें स्ट्राइटेड नहीं होती, तो हम इसको कह देते हैं अनस्ट्राइटेड। इसमें वही स्ट्रिप्ड वाली बात वही हो गई कि इसमें स्ट्रिप्ड होती है, इसमें नहीं होती। अब यहाँ पर एक नाम यहाँ पर चेंज हो जाता है। यहाँ पर स्केलेटल है, यहाँ पर स्मूथ है। आई बात समझ? यहाँ स्केलेटल है, यहाँ स्मूथ है। यहाँ वॉलेंटरी है, यहाँ इनवॉलेंटरी है। बिल्कुल चारों चीजें बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। स्ट्राइटेड, स्ट्रिप्ड, स्केलेटल, वॉलेंटरी, अनस्ट्राइटेड, अनस्ट्रिप्ड, स्मूथ एंड इनवॉलेंटरी।
लास्ट होती है हमारी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल बेचारी सीधी होती हैं, उनका कोई और पर्यायवाची नहीं होता, उनका एक ही नाम है कार्डियक मसल्स। अब आते हैं इनके डायग्राम्स पे। भैया डायग्राम्स बहुत जरूरी हैं। तो पहला इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे ये है कि ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड होती है। आई बात समझ में? जो स्ट्राइटेड टिश्यू है, स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू या स्ट्रेप्ड मस्कुलर टिश्यू, वो उसमें जो टिश्यूज होते हैं वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड होते हैं। आगे चलते हैं उसके ऑपोजिट वाले में, यानी कि अनस्ट्रेप्ड अनस्ट्राइटेड वाले में। ये जो है ये आप इसको शेप को कहते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप, अगर आप पूछे कि स्पिंडल शेप क्या होती है, स्पिंडल शेप यानी कि वो शेप जो बीच से मोटा हो, ध्यान दीजिएगा, बीच से मोटा हो और एंड्स पे या कोनों पे पतला हो, वो शेप आपकी स्पिंडल शेप कहलाती है। और ये जो वाली मस्कुलर अनस्ट्राइटेड और अनस्ट्रेप्ड स्पिंडल शेप की होती है। लास्ट वाली होती है हमारी मसल। मसल क्या करती है? देखिए एक ये मसल है, ये वाली बिल्कुल जस्ट इसके ऑपोजिट है। ये वाली क्या करती है? कुछ क्वालिटीज इसकी उठाती है, यहाँ डाल देती है, और कुछ क्वालिटीज इसकी उठाती है। जैसे कि अब यहाँ पर ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट है। यहाँ सिलेंड्रिकल है, यहाँ भी सिलेंड्रिकल है। यहाँ अनब्रांच्ड है, यहाँ ब्रांच्ड है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। आप देख रहे थे यहाँ पे जितने भी ये बन रहे हैं, ये आपके न्यूक्लियस है, ये आपके न्यूक्लियस है। तो आप देख सकते हैं इसमें कई सारे न्यूक्लियस है, तो यानी कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इसमें एक ही न्यूक्लियस है तो इसमें हम कहेंगे यूनिन्यूक्लिएटेड है। इसमें भी कई न्यूक्लियस है तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर हम एक पॉइंट बना सकते हैं कि स्ट्राइएशंस, इसमें स्ट्राइएशंस होती है, तब इसका नाम पड़ा स्ट्रेप्ड मस्कुलर टिश्यू या स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। ये आप जब नाम याद कर लेंगे तो आप ये पॉइंट अपने आप बना सकते हैं। इसमें नहीं होती, फिर इसमें होती है। फिर आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को समझ में नहीं आता। क्या मतलब हुआ? यानी कि ये जो इस तरीके की जो मस्कुलर टिश्यू है वो काफी रैपिडली कांटेक्ट और रिलैक्स करती है। इससे पहले मैंने आपको बताया कांटेक्ट और रिलैक्स यानी कि जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से कॉज होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है वो बहुत रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, यहाँ पर स्लो करते हैं आराम से, ठीक है, और यहाँ पर फास्ट करते हैं। रैपिड स्लो फास्ट, रैपिड स्लो फास्ट, रैपिड स्लो फास्ट। आप इसको एज इट इज अपनी कॉपी में लिख दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा टायर्ड। टायर्ड यानी क्या? देखो आप तो इसमें ये हमारी मर्जी से काम कर रही है, तो हमारी मर्जी से काम कर रही है ना, वॉलंटरी है, तो ये थक जाती है। अच्छा, ये थक जा रही है, इन्हें रेस्ट की जरूरत होती है, इसको रेस्ट की जरूरत होती है। ये थक जा रही है, रेस्ट की जरूरत होगी। अब ये थकती नहीं है, इन्हें रेस्ट की जरूरत भी नहीं होती। अब ये होती है हमारी कार्डिक। अब ध्यान से आप देखो, इसको तो आप अपने आप समझ लो, याद कर लो, इसको आपको समझना पड़ेगा। कैसे? आप ये बताओ, जो कार्डिक मसल होती है हमारे दिल में होती है। अगर ये जो है थक जाए, कार्डिक मसल अगर थक जाए और कहेगी अब नहीं धरा कोई मैं, अब नहीं काम कर रही मैं, तो बताओ क्या होगा? आपका हार्ट पंप करना बंद हो जाएगा, हार्ट आपका रुक जाएगा। तो यानी कि ये टायर्ड नहीं होती, ये टायर्ड नहीं होती। अब जो हमने टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू पढ़ी थी, अब हम उसकी लोकेशंस देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला है आपका स्ट्रिप्ड स्ट्राइटेड स्केलेटन वॉलेंटिन। ये कहाँ होती है? ये होती है लिम्स, टंग, फेस एंड नेक। लिम्स यानी कि आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है। अब आप एक चीज थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये वॉलेंटरी होती है। वॉलेंटरी यानी कि हम इसको अपने विश के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, और आप अपने लिम्स को, फेस को, नेक को, टंग को अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, नेक को मैं अपने अकॉर्डिंग मूव कर रहा हूँ, हाथ को मैं अपने अकॉर्डिंग मूव कर रहा हूँ, तो आप इससे भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा होता है आपको अनस्ट्रेप्ड, अनस्ट्राइटेड, स्मूथ एंड इनवॉलेंटरी। आपको ये वाली जो टाइप की मसल्स हैं इस पे थोड़ा स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि इसमें आपके एग्जांपल्स ज्यादा हैं और इसमें जितनी आपने देखा ना प्रॉपर्टीज जितनी भी थी वो भी थोड़ी सी अलग थी। तो देखिए कहाँ होते हैं, ये आपके स्टमक में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं। ब्लड वेसल में अब तक आप दो चीजें देख चुके हैं, एक तो यही वाली मसल, और याद करिए एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू भी होता है ब्लड वेसल में, यूरिनरी ब्लैडर और ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में भी आपकी अनस्ट्राइटेड, अनस्ट्रिप्ड, स्मूथ और इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं। पर आपकी कार्डियक मसल सबसे इजीएस्ट है। एक एक शब्द की इसकी प्रॉपर्टी होती है, बहुत बढ़िया।
क्या है, वॉल्स ऑफ हार्ट। ये वॉल्स ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं और इसका काम क्या होती है, इसका मेजॉरिटी काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड का। क्या काम होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड। अभी भी कह रहा हूं, ये लोकेशंस याद होनी बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये है कनेक्टिव टिश्यू का फ्लो चार्ट, इसे नोट डाउन कर लीजिए और एक एक करके हम एक एक टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में पहला आता है आपका ब्लड। ध्यान से समझते हैं। ब्लड में लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में सेल्स होते हैं, ये 3 सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसीज एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। फिर आते हैं ब्लड के फंक्शन के ऊपर। ब्लड का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन करने का। क्या, गैसेस लाइक O2, CO2 डाइजेस्टेड फूड करता है, हार्मोन्स करता है, वेस्ट मटेरियल करता है, टू कहां तक, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर आता है लिम्फ। लिम्फ क्या है, ब्लड की छोटी बहन नहीं, ब्लड जो लिम्फ है वो एक कलरलेस लिक्विड है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो लिम्फ है वो एक कलरलेस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कि लिम्फ जब बनता है, कि लिम्फ इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, और इसमें लिम्फ में ज्यादातर मेजॉरिटी अमाउंट में ज्यादातर डब्ल्यूबीसीज यानी कि ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज एंड प्रोटीन भी होते हैं लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में, ज्यादा नहीं होते। इसका फंक्शन मैंने कही आपसे कि ब्लड की छोटी बहन है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन तो करती है किसका, गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का। साथ साथ ही एक नया काम करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। काफी पुण्य का काम करती है ये, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। अब हम पढ़ेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। पहले डिस्कस करते हैं लूज वाला। लूज वाला जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो किससे बना हुआ होता है, 2 चीजों से बना हुआ होता है, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स एंड येलो इलास्टिन फाइबर्स। जो इसमें सेल्स होते हैं टिश्यू में वो कई तरीके की सेल्स होते हैं। कौन से, मास्ट सेल्स, मार्कोफेज एंड प्लाज्मा सेल। तो चलिए पढ़ते हैं अब डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, टेंडन और लिगामेंट। चलिए एक एक करके समझते हैं। टेंडन अटैचेस बोन टू मसल एंड लिगामेंट अटैचेस बोन टू बोन। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर एक बोन आ रही है और इधर से एक मसल जा रही है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, टेंडन होगा। और मान लो इधर से एक बोन आ रही है, इधर से एक बोन आ रही है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, लिगामेंट होगा। ट्रिक क्या है, बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे टेंडन में बोन टू बोन लिखे आएंगे, लिगामेंट में बोन टू मसल लिखे आएंगे, उल्टा ही कर देते हैं। ट्रिक है आपकी ये शब्द क्या, बबली यानी कि बीबी बोन, और ली यानी कि लिगामेंट, यानी कि बोन टू बोन लिगामेंट, बबली। दूसरा पॉइंट है मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर्स, और यह है मेड अप ऑफ व्हाइट एंड येलो फाइबर्स। इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, टेंडन के पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड है। जो हमारे लिगामेंट जिए हैं, लिगामेंट के पास स्ट्रेंथ तो ज्यादा है और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है, कोई कंजूसी नहीं। अब आता है ईच जॉइंट। ईच जॉइंट में 1 टेंडन होगा। मान लो इधर से बोन आई, इधर से मसल, तो इन दोनों के बीच में एक ही टेंडन होगा। लेकिन लिगामेंट में ऐसा नहीं होता। अगर इधर से एक बोन आई, इधर से एक बोन आई, तो दोनों के बीच में कई लिगामेंट होंगे, अब हम पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू के बारे में। एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स हैं उनको कहते हैं हम लोग एडिपोसाइट्स। ध्यान रखें इस शब्द को, एडिपोज टिश्यू के सेल्स को कहते हैं हम लोग एडिपोसाइट्स, जो कि फैट सेल्स भी कहलाते हैं। फैट सेल्स क्यों कहलाते हैं, आइए समझते हैं। कि बॉडी के जितना भी फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, कि बॉडीज फैट ग्लोब्यूल्स स्टोर्ड इन दीस सेल्स, बॉडी का जितना भी फैट होता है वो सब एडिपोसाइट्स में स्टोर होता है, और इसलिए एडिपोसाइट्स जो सेल्स हैं वो फैट रिजर्वोयर्स भी कहलाते हैं।
अब होता है कि हमारी बॉडी के जितने भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं फैट्स में, वो कन्वर्ट होते हैं फैट्स में, और फैट जो होता है वो स्टोर होता है आपका एडिपोसाइट में, एडिपोसाइट सेल ऑफ एडिपोज टिश्यू। लोकेशन बिलो आवर स्किन, हमारे स्किन के नीचे होते हैं, और अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स का मतलब हो गया, आपने कभी सुना है ना कि किसी लोगों को फैटी लीवर हो गया, फैटी लीवर हो गया, यानी कि लीवर के अराउंड फैट की लेयर इकट्ठी हो गई, और फैट की लेयर इकट्ठी हो गई, यानी कि इसका मतलब हुआ कि वहां पर एडिपोज टिश्यू है। क्या मतलब हुआ? वहां पर एडिपोज टिश्यू है जिसमें एडिपोसाइट्स यानी कि एडिपोज टिश्यू के सेल्स अपने अंदर फैट स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें लास्ट और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। आइए समझते हैं टेम्परेचर रेगुलेट का क्या मतलब हुआ। जो फैट हमारा एडिपोसाइट्स में स्टोर है, वो फैट हमारी हीट ट्रैप कर लेता है। इसलिए आपने ये चीज देखी होगी, एक्सपीरियंस करी होगी कि जो मोटे लोग होते हैं उनको गर्मी ज्यादा लगती है, या कह सकते हैं मोटे लोगों को ठंड कम लगती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एडिपोसाइट्स जो है, जो यानी कि जो फैट सेल्स हैं, वो ज्यादा क्वांटिटी में है, तो यानी कि उसमें उनकी जो हीट है वो ज्यादा ट्रैप रहती है। तो चलिए अब पढ़ते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके के होते हैं, बोन एंड कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज के बीच में भी डिफरेंशिएट करने को आ सकता है, जैसे कि हमने लिगामेंट और टेंडिन का समझा था। आज चलिए तो अब हम बोन और कार्टिलेज का समझेंगे। पहला पॉइंट, बोन हार्ड होती है इसलिए नॉन फ्लेक्सिबल होती है, ये हार्ड नहीं होती इसलिए फ्लेक्सिबल होती है। ये जो बोन्स होती हैं ये पोरस होते हैं और इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों को ये चीज पॉइंट नहीं पता होता है कि बोन्स में ब्लड वेसल्स होते हैं। ये पोरस होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें। ये नॉन पोरस होते हैं और ब्लड वेसल्स भी नहीं होते हैं। इसका जो मैट्रिक्स है, बोन का जो मैट्रिक्स है वो बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है वो बना होता है प्रोटीन्स एंड शुगर से। दूसरा, जो बोन है उसके सेल्स को हम लोग ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या ये भी आपको पता होना चाहिए। और कार्टिलेज के सेल्स को कहते हैं हम लोग क्या? चॉन्ड्रोसाइट्स। क्या? चॉन्ड्रोसाइट्स। बोन हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती है, वही हमारी जो कार्टिलेज है वो ईयर पिन्ना, ये जो आपका ईयर का बाहर का साइड है, ये आपकी एक्चुअली में हड्डी नहीं है, ये आपका कार्टिलेज है। तो ईयर पिन्ना बनाती है। ये टिप ऑफ द नोज पे होती है, टिप ऑफ द नोज और एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। लास्ट पॉइंट, ये बॉडी को शेप देती हैं, सपोर्ट करती हैं और प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। ये क्या करते हैं? ये सपोर्ट देते हैं, साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं और स्मूथन सरफेस एट जॉइंट्स। तो आइए समझते हैं एनिमल टिश्यू का सबसे आखिरी टॉपिक, नर्वस टिश्यू। जी हाँ दोस्तों, नर्वस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उसको हम नर्व सेल भी कहते हैं या न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो चलिए बहुत आराम से और बढ़िया तरीके से आपको डायग्राम समझाता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ ऐसी फिगर बनानी है, ठीक है? एक ऐसी फिगर बना लेनी है। फिर आपको इस वाले एंड से एक सीधी लाइन बनानी है और वहीं को एक काइंड ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना है आपको। ये हमारा थोड़ा सा ऊपर से डायग्राम बन गया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक यहाँ पर गोला बनाना है और ये जो आपके कोने निकले होंगे इसमें ये बना देना है। बस सिंपल से आगे आपको ऐसे ही निकाल देना है, कुछ इरेगुलर हो शेप में, कोई फिक्स नहीं है। और ये जो आपको बॉडी दिख रही है अभी विदाउट क्लोथ्स है, तो हमको इसको क्लोथ्स बना देने हैं। कुछ इस तरीके का मैं इसको कपड़े पहनाऊंगा और आप भी इसी तरीके के इसको कपड़े पहना देंगे और समझते हैं और लेबल करते हैं। ये जो हमने इरेगुलर से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है, आपके ये एक्चुअली में है क्या? ये एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन तो एक सेल है बस, ठीक है? अब इस सेल का हम इतना पार्ट लेते हैं और इतने पार्ट को हम कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं? साइटोन। और हम इसको सेल बॉडी भी
कह सकते हैं, दोनों नामों से ये प्रसिद्ध है, साइटोन और सेल बॉडी। ये है एक्सॉन। और ये जो एंड में ये पार्ट बचा, जो एंड में इतना सा पार्ट बचा, इसको हमने कही नर्व एंडिंग। क्या कही? नर्व एंडिंग। ठीक, कोई दिक्कत? चलो अब क्या होता है, डिफाइन करने को आ जाते हैं, एक एक टर्म पूछ लेंगे कि बताओ डेंड्राइट्स क्या है, साइटोन क्या है, एक्सॉन क्या है, नर्व एंडिंग क्या है। तो इसी डायग्राम से अब हम एक एक की डेफिनेशन देखेंगे। आइए, पहला आता है आपका डेंड्राइट्स की। भैया डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्राइट्स में मैं क्या लिखूंगा कि डेंड्राइट्स क्या है? ये ब्रांच्ड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। देख सकते हैं, ब्रांच यानी कि शाखाएं, पेड़ की जड़ें, शाखाएं देखी ना आपने, तो ये वो है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो, ये सेल से थोड़ी सी ज्यादा, मतलब सेल से थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर कर रही है। तो अगर कोई मैसेज आएगा तो वो इसी के थ्रू सेल में एंटर होता है। अब यहाँ पर एक आपका टर्मिनोलॉजी आ जाती है कि जब कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन सेल के थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू ट्रेवल करता है तो हम उसको इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पल्स। अगर कोई पूछे कि भैया इम्पल्स क्या है, कि वो इंफॉर्मेशन या कह सकते हैं वो ज्ञान जो न्यूरॉन में ट्रेवल करे, वो इंफॉर्मेशन जो न्यूरॉन में ट्रेवल करे, ये जो न्यूरॉन में उपलब्ध हो, मौजूद हो, तो उसको कहते हैं हम लोग इम्पल्स। तो यानी कि डेंड्राइट्स, फिर हम डेंड्राइट्स पे आते हैं, यानी कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, फिर विच कलेक्ट्स impulse from previous neuron and passes to cyton। आई बात समझ में? वो यहां से ध्यान से समझना कि इंपल्स आ रहा है, इंपल्स से यहाँ डेंड्राइट्स में आते हैं और फिर साइटोन में चला जाता है। फिर आते हैं साइटोन पे। साइटोन क्या है? साइटोन वो पार्ट है सेल का, पार्ट ऑफ द सेल in which all the cell organelles lies। ठीक है, ये सेल का वो पार्ट है जहां पर सारी सेल ऑर्गेनल्स लाइज होती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और आपके लाइसोसोम्स, आपका न्यूक्लियस एंड एक्सेट्रा। ठीक, फिर आता है एक्सॉन। अब बात होती है इम्पल्स की। इम्पल्स क्या हुआ? इम्पल्स डेंड्राइट से होकर साइटोन में गए और साइटोन से होकर वो कहां गए? एक्सॉन में गए। वो गए एक्सॉन में। तो अब एक्सॉन में हम क्या लिखेंगे? एक्सॉन में हम लिखेंगे कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which collects information यूज करेंगे, which collects impulse from cyton and passes over to कहां? nerve ending। नर्व एंडिंग को कैसे डिफाइन करना है? कुछ नहीं है, नर्व एंडिंग यानी कि पार्ट ऑफ द सेल where cell terminates। कैसे करेंगे? द पार्ट ऑफ द सेल where एक्सॉन टर्मिनेट्स का मैंने मतलब आपको बताया था, टर्मिनेट यानी कि रुक जाता है, एक्सॉन रुक जाता है यानी कि सेल समाप्त, यानी कि द पार्ट ऑफ द सेल वेयर एक्सॉन टर्मिनेट्स। अब इंपल्स क्या हुआ? इंपल्स डेंड्राइट से आए, साइटोन से होकर आपके एक्सोनल्स में होकर डेंड्राइट में गए
अब डेंड्राइट के पीछे क्या कहते हैं, हो सकता है कोई दूसरा डेंड्राइट, सॉरी वो। अब बात करते हैं इम्पल्स की। इम्पल्स डेंड्राइट से होकर साइटोन में गए, साइटोन से होकर एक्सॉन में गए, एक्सॉन से आए नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग के पास एक जुड़ा हुआ होगा दूसरा डेंड्राइट, कि जिससे इम्पल्स नर्व एंडिंग से कहां चला जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में।